नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञानवर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम NCERT की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के षष्ठः पाठ समुद्र तट के शब्दार्थ, उसके उपरांत हिंदी में अनुवाद तथा पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। समुद्र तट से आप क्या समझते हैं? समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? सी बीचेस, जहां पर हम घूमने जाते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्दार्थ को जानने के बाद पाठ को समझना आसान होता है। समुद्र तटः, जिसे हम क्या कहते हैं? समुद्र का किनारा। पर्यटनाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यानी घूमने के लिए। तरंगई, तरंगई यहाँ पर तृतीया बहुवचन है, लहरों से या लहरों के साथ। नौका भी, यहाँ पर भी तृतीया बहुवचन है, नौकाओं के द्वारा। जल विहारम, जल विहारम यानी जल क्रीड़ा, यानी पानी के जो खेल होते हैं। बालू का भी, बालुओं से। बालू क्या होता है? रेत, जो समुद्र के किनारे हमें दिखती है। बालुका गृहम, बालुका गृहम यानी बालू का घर या घरौंदा, जो हम रेत से समुद्र के किनारे घर बनाते हैं। मध्य मध्य, मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में। प्रवाहयंती, प्रवाहयंती का मतलब होता है बहा के ले जाना या धो देना, धो देते हैं या बहा देते हैं। प्रचलती एव, प्रचलती एव चलती ही रहती है, मतलब कोई भी एक काम है जो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। पर्यटन स्थानानी, पर्यटन स्थानानी यानी घूमने की जगह। पर्यटन का मतलब क्या होता है? घूमना। और स्थानानी यानी घूमने के स्थान। यहाँ पर एक स्थान की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुवचन है, इसलिए घूमने की जगह जो एक से ज्यादा है। मत्स्य जीविनः, मत्स्य जीविनी कौन होते? जीविनः कौन होते हैं? मछुआरे। स्वजीविकाम, स्वजीविकाम यानी अपनी जीविका को, यानी अपने जीवन यापन के लिए जो कार्य करते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है। चालयंती चलाते हैं। अतीव, अतीव का मतलब होता है बहुत अधिक। स्वैरम, स्वैरम का मतलब क्या है? बेरोक टोक यथेच, यानी जहां पर कोई रोक टोक नहीं होती, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। विहरंती, विहरंती बहुवचन में है, घूमते हैं या टहलते हैं। दीर्घतमः, दीर्घतमः का मतलब क्या होता है? सबसे लंबा। दीर्घतमः सबसे लंबा जो है। प्रायः दीपः, प्राय दीप तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, यानी ऐसा स्थान जो तीन तरफ से किससे भरा हुआ होता है? पानी से। संगमः, संगम का मतलब क्या है? मिलना, जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलन होता है। युगपदेव, युगपदेव यानी एक ही साथ, यानी दो चीजें जो हैं वो हमें एक साथ ही दिखाई देती हैं। द्रष्टुम शक्यते, द्रष्टुम शक्यते यानी देखा जा सकता है। तो शब्दार्थ के बाद अब हम करेंगे पाठ के अनुवाद को। यहाँ पर जैसा कि आपको चित्र में दर्शाया गया है कि यह समुद्र का किनारा है और यहाँ पर जो गतिविधियां हो रही हैं उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। एषः समुद्र तटः, क्योंकि एषः बहुत पास हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए एषः शब्द का प्रयोग किया गया है। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः, यहाँ लोग पर्यटनाय आगच्छन्ति, घूमने के लिए आते हैं, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ लोग, तरंगई का मतलब क्या होता है? लहरें, जो समुद्र की लहरें होती हैं पानी की, लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च, और कुछ नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, नाव से पानी पर यात्रा करते हैं, यानी नौका से जल विहार करते हैं। तेषु केचन, तेषु उनमें से, केचन कुछ लोग। कंदुकेन क्रीडंती, कंदुकेन यानी गेंद से, क्रीडंती खेलते हैं, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः, बालकः च यानी बालिकाएं और बालक। बालुका भी, बालुका भी यानी रेत से। बालुका गृहम रच्यन्ति, रेत के घर बनाते हैं या बालू के घर बनाते हैं। मध्य मध्य, बीच बीच में। तरंगाः, जो लहरें हैं। बालुका गृहम, जो रेत के घर हैं। प्रवाहयंती, उन्हें क्या करती हैं? बहा कर ले जाती हैं।
एषा क्रीड़ा प्रचलती एव, ये जो खेल है वो चलता ही रहता है। कौन सा खेल? कि बच्चे रेत के घरौंदे बनाते हैं और जो समुद्र की लहरें हैं वो उनको बहाकर अपने साथ ले जाती हैं। तो ये खेल जो है वो चलता ही रहता है। समुद्र तटः, समुद्र का जो किनारा है, न केवलम, न केवल पर्यटन स्थानानि, न केवल घूमने का स्थान है, अत्र, यहाँ, मत्स्य जीविनः, यहाँ मछुआरे जो हैं, अपि, भी, स्वजीविकाम, अपनी जीविका को चालयंती, चलाते हैं। तो एक बार हम पूरे गद्यांश का अनुवाद कर लेंगे। यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, कुछ कुछ लोग तरंगों के साथ खेलते हैं, और कुछ, और को हम पहले ले आएंगे, और कुछ नाव से जल विहार करते हैं या पानी की यात्रा करते हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाएं और बालक रेत से रेत के घर बनाते हैं। बीच बीच में लहरें आती हैं और बाल जो रेत के बने हुए घर हैं उनको बहाकर ले जाती हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र का किनारा ना केवल घूमने का स्थान है, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। तो इस गद्यांश में ये बताया गया है कि समुद्र के किनारे क्या क्या गतिविधियां होती हैं। बच्चे खेलते हैं, घूमने आते हैं लोग वहां पर, और बच्चे रेत के घर बनाते हैं, पानी उन्हें बहा कर ले जाता है, फिर भी वो रेत के घर बनाते हैं। तो समुद्र का किनारा केवल घूमने का स्थान नहीं है जहां पर कि लोग सिर्फ घूमते हैं। मछुआरे जो हैं वो समुद्र के किनारे आते हैं और समुद्र की मछलियों को पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें बाजार में बेच देते हैं, जिससे कि जो उन्हें आमदनी होती है उससे वो अपना घर चलाते हैं। इसलिए जो समुद्र का किनारा है वो केवल घूमने का स्थान नहीं है, वो मछुआरों की जीविका का साधन भी है। यानी मछुआरे जो अपनी जीविका चलाते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो समुद्र पर ही निर्भर हैं। अगला गद्यांश है, अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवा समुद्र तटाः सन्ति, बहुत से समुद्र के किनारे हैं। हमारा देश कौन सा देश है? भारत देश। हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु, उनमें, मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। अब कौन कौन से समुद्र तट हैं जो हमारे देश में फेमस हैं? उनमें कौन कौन से हैं? उनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी। पुरी के जो किनारे हैं अतीव प्रसिद्धा सन्ति, यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः, गोवा का तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, जो गोवा का किनारा है, जो गोवा के बीचेस हैं, वो विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छे लगते हैं। समधिकम रोचते, बहुत अच्छे लगते हैं। विशाखापट्टनम तटः, विशाखापट्टनम का तट, वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यानी वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया जाता है, जो दूसरी कंट्रीज के साथ डील करते हैं वो लोग। कोच्चि तटः, और कोच्चि का किनारा, नारिकेल फलेभ्य गायते, और जो कोच्चि का किनारा है वो नारियल के फलों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोच्चि के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और वहां पर जो नारियल है, नारियल के फल इतने हैं कि वो उस तट की पहचान ही नारिकेल फल से की जाती है, नारियल के फल से की जाती है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, और मुंबई नगर का जुहू तट, सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, यानी मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग कैसे घूमते हैं? बेरोक टोक घूमते हैं, फ्री होके घूमते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है उन पर। चेन्नई नगरस्य, और चेन्नई नगर का मेरीना तट, चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, हमारे देश के सागरों में सबसे बड़ा तट है, सबसे बड़ा किनारा है। तो इस गद्यांश का अनुवाद हम एक बार पहले कर लेते हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं, उनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के किनारे अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गोवा का किनारा विदेशी पर्यटकों को बहुत अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम का जो किनारा है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि का किनारा नारियल के फलों के नाम से जाना जाता है। मुंबई तट का किनारा
जो है मुंबई नगर में जुहू का जो मुंबई नगर में जुहू जो किनारा है, जुहू का जो तट है, वहाँ सभी लोग बेरोक रोक टोक घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर के तटों में सबसे बड़ा तट है। तो इस पैरा जो ये वाला गद्यांश है, इसमें हमें बताया गया कि हमारे देश के प्रसिद्ध जो समुद्र के किनारे हैं वो कौन कौन से हैं, और जैसे गोवा का विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई, चेन्नई, ये सारे जो किनारे हैं समुद्र के वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, इसका वर्णन इस गद्यांश में किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात और बताई गई कि चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है, मेरीना तट क्या है, जो सागर के, जो हमारे पूरे देश में जितने भी सागर के किनारे हैं उन सब में सबसे ज्यादा बड़ा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारतस्य, भारत की, त्रिसु यानी तीनों, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र के किनारे हैं। अस्माद एव इसलिए ही, कारणात इन्हीं कारणों से, भारत देशः भारत देश, प्रायद्वीपः इति कथ्यते प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं, इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हम उन्हें कहते हैं जो समुद्र, जिसके तीन तरफ समुद्र होता है और एक तरफ लैंड होती है। तो जो भारत है उसके तीन दिशाओं में क्या है, समुद्र है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, पूर्व दिशा में बंगोपसागर है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। इंडियन ओशन, पश्चिम दिशाया च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, अरेबियन सी। तो आप देखेंगे कि भारत के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशन, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी। तीन बड़े बड़े सागर होने के कारण हमारा भारत देश क्या है, प्रायद्वीप। एतेषां त्रयाणाम अपि, इन तीनों का ही संगम, किन तीनों का संगम, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अब अरब सागर, इन तीनों का संगम कहाँ होता है, कन्याकुमारी तटे भवती, कन्याकुमारी के तट पर होता है। एतेषाम त्रयाणाम अपि, इन तीनों का ही, सागराणाम संगम, इन तीनों सागरों का संगम जो है वो कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा के, चंद्रोदय, चंद्रमा के उदय होने, सूर्यास्तम च, और सूर्य के अस्त होने, युग पदेव द्रष्टुम शक्यते, दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। यानी कन्याकुमारी के तट पर क्या होता है कि पूर्णिमा का जो चांद उदित होता है और जो सूर्यास्त होता है, ये दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं। ये कन्याकुमारी के तट की विशेषता है। कन्याकुमारी के तट की एक विशेषता तो ये है कि यहाँ पर तीन सागरों का संगम होता है, और दूसरी विशेषता ये है कि पूर्णिमा का चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं। तो एक बार हम अनुवाद और कर लेंगे। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं, इन्हीं कारणों से भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों ही सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। यहाँ पूर्णिमा का चांद और सूर्यास्त दोनों को एक साथ देखा जा सकता है। इस गद्यांश में हमारे भारत के तीनों ओर जो सागर हैं उनके नाम बताए गए, और कन्याकुमारी तट की क्या विशेषता है उसके बारे में बताया गया कि तीनों सागरों का संगम वहां होता है, और पूर्णिमा का चांद और सूर्यास्त हम कन्याकुमारी के तट पर एक साथ ही देख सकते हैं। तो अब पाठ के अनुवाद के बाद हम करेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, इसमें केवल हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है। तरंगई, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, त्रिसृषु, बंगोपसागरः, विदेशिक पर्यटकेभ्यः, वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदयः। क्योंकि ये थोड़े मुश्किल शब्द हैं इसलिए इनका उच्चारण यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। यहाँ पर प्रश्न
जो है उसमें दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो हमें इनके उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, पूरे वाक्य में लिखने हैं। लेकिन कई बार पेपर में ये प्रश्न, परीक्षा में ये भी आ सकता है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। जब एक पदेन उत्तर होगा तो मैंने यहाँ पर एक पदेन उत्तरत के लिए सिंगल सिंगल वर्ड्स लिखे हुए हैं, और अगर ये प्रश्न पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो यहाँ पर मैंने इन्हें पूर्ण वाक्य में भी लिख दिया है। तो हम इसे दोनों ही तरीकों से समझेंगे। जनाः का भी जल विहारम कुर्वन्ति, लोग कहाँ पर जल की यात्रा करते हैं, किससे जल की यात्रा करते हैं, पानी के ऊपर कैसे विहार करते हैं। तो इसका उत्तर है नौकाभि, यानी नाव से। तो जब अगर एक पदेन उत्तरत है तो सिर्फ इसका उत्तर होगा नौकाभि, और जब हम इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो हम काभि को हटाकर नौकाभि कर देंगे, और हमारा उत्तर बन जाएगा जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नाव से जल की यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, भारत का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा कौन सा है। तो एक पदेन में क्या आएगा, मैरीना तट। मैरीना का तट है वो सारे सागरों में सबसे बड़ा है, और हम कह के स्थान पे मैरीना तट लिख देंगे और हमारा पूर्ण वाक्य उत्तर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे, जब इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो हम चेन्नई का भी वर्णन करेंगे। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः, चेन्नई नगर का मैरीना तट देशस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, चेन्नई नगर का जो मैरीना तट है वो देश का सबसे बड़ा समुद्र का किनारा है। अगला है जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ पर बिना बेरोक टोक घूमते हैं, जुहू तटे, जुहू के किनारे। तो इसका पूर्ण वाक्य उत्तर क्या बनेगा, मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर जनाः स्वैरम विहरन्ति, लोग जो हैं बिना रोक टोक के घूमते हैं। अगला प्रश्न है बालकः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बालक रेत से क्या बनाते हैं, बालुका गृहम, रेत के घर। और पूर्ण वाक्य में हमारा क्या उत्तर बन जाएगा, बालकः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति, बालक रेत से रेत के घर बनाते हैं। अगला प्रश्न है कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का जो किनारा है वो किस लिए जाना जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका वन वर्ड उत्तर होगा नारिकेल फलेभ्यः। एक पदेन उत्तर में क्या होगा, नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फल के लिए। और अगर हम इसे पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो हम इसे दो तरीकों से लिख सकते हैं, कोच्चि तटः नारिकेलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का जो किनारा है नारियल के फल के लिए जाना जाता है। और या हम नारिकेल फलेभ्यः पूरा लिख सकते हैं, कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का किनारा नारियल के फल के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने इसे एक पदेन उत्तरत में भी किया और पूर्ण वाक्येन उत्तरत में भी किया। हमारा अगला प्रश्न है मंजुषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये जो हमें मंजुषा दी गई है उसमें से हमें शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीड़ा खेल, और संगम जिसका जहाँ पर सबका संगम होता है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति, कन्याकुमारी के तट पर तीन सागरों का संगम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संगम। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। अगला है जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारे किस लिए आते हैं, पर्यटनाय। तो इसका उत्तर होगा घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्यः क्रीड़ा रोचते, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ आ जाएगा क्रीड़ा। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार हम यहाँ से शब्दों को भरेंगे। हमारा अगला प्रश्न है यथा योग्यम योज्यत, यानी इन दोनों को हमें जोड़कर लिखना है। अब समुद्र तटः है तो किस लिए प्रसिद्ध है वो, पर्यटनाय, समुद्र तटः का उत्तर क्या होगा, पर्यटनाय। क्रीडनकम, खिलौना किस लिए होता है, खेलनाय, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किसके लिए होता है, पोषणाय, पोषण के लिए। दीपकः, दीपक किस लिए होता है, प्रकाशाय, प्रकाश के लिए।
विद्या, विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। आप देखेंगे यहाँ सब में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यानी के लिए। समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। हमारा अगला प्रश्न है, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इन सभी वाक्यों में हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है से के द्वारा, यानी हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसके लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है के द्वारा, और से के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहला है हमारा, हमें जो ये ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं हमें इनमें ही तृतीया विभक्ति लगानी है, और वाक्य के अनुसार हम उसे एक वचन या बहुवचन में लगाएंगे। व्योमः मित्रेण सह गच्छति, जो व्योम है ये किसी बच्चे का नाम है। मित्रेण सह गच्छति, मित्र के साथ जाता है। सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए मित्र का क्या बन गया? मित्रेण। अगला है, बालकाः डैश सह पठन्ति, बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, तो बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, तो सह के योग में तृतीया है, तो बालिका का तृतीया बहुवचन क्या होता है? बालिका भी। तो बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं, यहां आ जाएगा बालिका भी। तड़ागः कमलई विभाति, जो तालाब है कमलों से सुशोभित होता है। एक कमल से सुशोभित नहीं होता, बहुत सारे कमल से सुशोभित होता है, तो कमल का तृतीया बहुवचन क्या बन जाएगा? कमलई। अगला है, अहमपि डैश खेलामी, मैं भी डैश से खेलता हूं या खेल रहा हूं। यहां पर हमें शब्द दिया गया है कंदुक, कंदुक यानी गेंद, तो मैं भी गेंद से खेल रहा हूं, तो गेंद से तृतीया विभक्ति लगेगी, और यहां पर क्योंकि एक ही गेंद से खेल रहा है तो कंदुकेन, तृतीया एक वचन होगा, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा कंदुकेन। अगला है, अश्वः डैश सह धावंती, जो बहुत सारे घोड़े हैं घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं, तो अश्व सह के योग में तृतीया विभक्ति है, तो अश्व का तृतीया बहुवचन क्या बन जाएगा? अश्वई। घोड़ा, जो घोड़े हैं वो घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। अगला है, मृगः डैश सह चरंती, अगेन सह है तो तृतीया विभक्ति आएगी। अब बहुत सारे हिरण है तो बहुत सारे हिरणों के साथ ही दौड़ेंगे चरेंगे, तो यहां पर हो जाएगा मृगः मृगई स चरंती, जो हिरण है हिरणों के साथ चर रहे हैं, तो यहां पर मृग का तृतीया बहुवचन क्या हो जाएगा? मृगे है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, जो हमें यहाँ एक वृत्त का चित्र दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, उसको देखिए। उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गते शब्दे उचित वाक्यानि रचयत, जो अलग अलग कोष्टक बने हुए हैं, अलग अलग बॉक्सेस बने हुए हैं, उसमें हमें शब्द दिए गए हैं और हमें उन शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है। तो हमें क्या करना है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 सर्कल हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर एक कैरेक्टर कॉमन है, रहीम, यानी हमारे जितने भी वाक्य बनेंगे वो किससे बनेंगे? रहीम से। और जो हमारे सेकंड सर्कल में जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब में लगेगी तृतीया विभक्ति, इन सब में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, और उसके बाद सह क्रीडति, ये ऐसे वाक्य बन जाएगा, रहीम मित्रेण सह क्रीडति, रहीम द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, रहीम कलमेन पत्रम लिखति, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीमः नौकया जलविहारं करोति, रहीमः चषकेन जलं पिबति, रहीमः तुलिकायां चित्रं रचयति, रहीमः वायुयानेन हयः आगच्छत। तो यहाँ हम सब में तृतीया विभक्ति लगाएंगे और उसके बाद हम इस पूरे वाक्य को बना देंगे। जैसे यहाँ हमने वाक्य बनाए हैं, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम जो है मित्र के साथ खेलता है। रहीमः द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, रहीम द्विचक्रिकाया यानी साइकिल से बाजार जाता है। रहीमः कमलेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र को लिखता है। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। रहीमः नौकया जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल की यात्रा करता है। रहीमः चषकेन जलम पिबति, रहीम जो है गिलास से पानी को पीता है। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से, तुलिका क्या होता है? ब्रश, तुलिकया ब्रश से चित्र को बनाता है। रहीमः वायुयानेन हयः अगच्छत, रहीम जो है हवाई जहाज से कल आया।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी जो हमें कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए हैं, हमें दोनों में से किसी एक को चूज करना है और इस रिक्त स्थान में भरना है। और यहाँ पर अधिकतर चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये सारे वाक्य जो हैं के लिए के अर्थ में प्रयोग किए गए हैं, या किसी को हम कुछ देते हैं तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमारा पहला वाक्य है, धनिकः निर्धनाय धनम ददाति। धनिक जो है, अमीर जो है, गरीब को धन देता है। अब यहाँ देने की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्धनाय, किसी को देने के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक जो है पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पढ़ने के लिए में चतुर्थी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, पठनाय। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन जो है वो परोपकार के लिए जीते हैं, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति परोपकाराय। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, जो प्रधानाचार्य है वो छात्रों को पारितोषिक यानी इनाम देते हैं। तो देने के लिए चतुर्थी विभक्ति, किसको दे रहे हैं, छात्रों को, तो छात्रों में कौन सी विभक्ति आ जाएगी, चतुर्थी बहुवचन। तो प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिक यानी उपहार देते हैं। शिक्षकाय नमः, किसी को भी नमस्कार करना हो, नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। गणेशाय नमः, शिवाय नमः, तो उसी प्रकार शिक्षकाय नमः, तो यहाँ पर बन जाएगा शिक्षकाय नमः, किसी को भी नमस्कार करने के लिए चतुर्थी विभक्ति, तो शिक्षकाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर शिक्षकाय आएगा। तो बच्चों, आज हमने पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और पाठ के अभ्यास प्रश्न सभी को पूर्ण कर लिया है। धन्यवाद।